प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षिक में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन लेकर के। नरेशन जो है अंग्रेजी का एक बहुत ही नीरस सब्जेक्ट है। बहुत से विद्यार्थी सीखना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सा नियम भी है, लेकिन इस नीरस विषय को सरस बनाने के लिए ये ओझा सर एक छोटा सा प्रयास किया है आपकी सुविधा के लिए। इसको आप जरूर देखिए और मैं आशा करता हूं कि बहुत सरल भाषा में मैं आपको निर्देशन समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझेंगे भी उदाहरण के साथ। पिछले वीडियो में मैं चेंज ऑफ पर्सन जो नरेशन का नियम है उसको मैं बताया हूँ। दूसरे वीडियो में चेंज ऑफ टेंस के बारे में बताया हूँ। आज तीसरा और अंतिम नियम है नरेशन का, चेंज ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को बदलना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको सेंटेंस समझना पड़ेगा। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की परिभाषा क्या है। तो इसको समझेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और नरेशन के नियम का पालन करते हुए आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है नरेशन, वो ऐसे अभ्यर्थी जो TRE 4 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, चाहे वे अभ्यर्थी 6 to 8 के हों, 9th या 10th के हों, 11th या 12th के हों, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा किसी भी बोर्ड का जो विद्यार्थी है, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे और कोई बोर्ड का हो, सभी बोर्ड में इंग्लिश में नरेशन से छुटकारा नहीं है। नरेशन पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए इसको अच्छा से समझ लें। ऐसा समझिएगा कि एक नरेशन नहीं, एक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से या कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ तो एक एक नंबर का वैल्यू होता है, 0.5 का भी वैल्यू होता है, 0.2 का भी वैल्यू होता है, तभी मेरिट लिस्ट बनता है। तो वहाँ पर अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आवेगा नरेशन से संबंधित छोड़ दीजिएगा तो आप पिछड़ सकते हैं। तो इसलिए इसको अच्छा से समझिए और मैं एक अच्छा से समझाने के लिए तैयार हूँ। अपनी भाषा में तोड़ करके बहुत सरल भाषा में, आप ही की भाषा में मैं समझाने के लिए उपस्थित हूँ। चलिए आते हैं विषय पर। कहता है चेंज ऑफ टेंस बदलना है, तीसरा नियम है नरेशन का। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। सेंटेंस माने वाक्य हुआ। तो कहता है कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, कई शब्दों के समूह को मिला करके, हिंदी में तो कहा जाता है कई शब्दों के समूह को मिला करके एक वाक्य बनाया जाता है। तो वही बात है यहाँ भी, पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर। ग्रुप ऑफ वर्ड को एक साथ रखते हैं, पुट माने रखना, टुगेदर माने साथ। कैसे रखते हैं, इन ए सर्टेन ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में रखते हैं। काहे रखते हैं निश्चित क्रम में, गिविंग ए कंप्लीट सेंस, ताकि एक निश्चित अर्थ उस वाक्य से निकले। इसी इज कॉल्ड सेंटेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये परिभाषा हो गई। सेंटेंस अगर पूछेगा कि सेंटेंस की परिभाषा क्या है, तो आपकी परिभाषा यही होगी, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब आ जाइए, सेंटेंस के टाइप कितने हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो अधिकतर किताबों में, अंग्रेजी व्याकरण की किताबों में, इंग्लिश ग्रामर में 5 ही प्रकार के सेंटेंसों का जिक्र किया गया है। लेकिन एक छठा सेंटेंस भी है, इम्फेटिक सेंटेंस। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही है।
तो पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो भेद हो जाते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव किसे कहेंगे? ऐसा वाक्य जिससे हाँ का अर्थ निकलता है, ऐसा वाक्य जिससे हाँ का अर्थ निकलता है। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, अफर्मेटिव सेंटेंस का ही हो गया। निगेटिव सेंटेंस, इससे ऐसा वाक्य जिससे नहीं का अर्थ निकलता है। निगेटिव का अर्थ होता है नहीं का अर्थ निकलता है। जैसे आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, नहीं अर्थ हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये दोनों मिल करके हो जाता है असर्टिव। अफर्मेटिव प्लस निगेटिव दोनों मिल करके हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। तो बहुत आसान है याद करने में, बहुत शॉर्ट में है, बहुत अच्छा है, याद भी हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, इससे हाँ का अर्थ निकलता है, जैसे मैं खाता हूँ। निगेटिव सेंटेंस, इससे नहीं का अर्थ निकलता है, जैसे मैं नहीं खाता हूँ। आई ईट, आई डू नॉट ईट। असर्टिव सेंटेंस पहचान जाइएगा आप। दूसरा है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। आप वाक्य को पढ़िएगा तो ऐसा पता चलेगा कि कोई आदमी जो है वो प्रश्न पूछ रहा है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इस तरह के वाक्य जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक और पहचान है कि वाक्य के अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिया हुआ रहेगा, तो इससे भी आप पहचान जाइए कि वाक्य जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा पहचान, पहला पहचान तो बताया हम कि वाक्य में पढ़ने से पता चलता है, वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि कोई आदमी जो है वो प्रश्न पूछ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरी पहचान है कि वाक्य के अंत में देखिएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह नोट ऑफ इंटरोगेशन दिया हुआ रहेगा, उससे भी आप धर सकते हैं कि ये सेंटेंस है, ये वाक्य जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए तीसरा में आते हैं। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको कैसे पहचानेंगे? तो ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा का अर्थ निकलता हो। पढ़िएगा तो लगेगा कि कोई आदमी आज्ञा दे रहा है, कोई अनुरोध कर रहा है, कोई सलाह दे रहा है, कोई मनाही कर रहा है, मनाही मना कर रहा है। तो ये सब का अर्थ अगर निकलता है, क्या क्या अर्थ? आज्ञा, अनुरोध, सलाह, मनाही इत्यादि का अर्थ निकलता है, तो समझिएगा कि इस वाक्य जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे गो टू मार्केट, कोई आदमी है अपने नौकर को बोल रहा है बाजार जाओ, बाजार जाओ। तो मालिक क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। इस वाक्य से क्या अर्थ निकल रहा है? आज्ञा का अर्थ निकल रहा है। अनुरोध, प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दें। कलम के लिए कोई व्यक्ति जो है अनुरोध कर रहा है। उसके बाद है मनाही, जैसे डू नॉट वॉक इन द सन, धूप में मत टहलो। कोई आदमी है मना कर रहा है किसी व्यक्ति को कि धूप बहुत कड़ी धूप है, धूप में मत टहलो, डू नॉट वॉक इन द सन। तो इसे मनाही का अर्थ निकल गया। सलाह है, डॉक्टर लोग रोगी को सलाह देते हैं कि ये चीज नहीं खाइए, वो चीज नहीं खाइए, ऐसे रहिए ऐसे रहिए। सलाह पढ़ने से वाक्य को पढ़ने से आपको यही चार गो अर्थ निकलेगा। तो समझ जाइएगा कि सेंटेंस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है। चाहे आज्ञा का अर्थ निकलेगा, चाहे अनुरोध का अर्थ निकलेगा, चाहे सलाह का अर्थ निकलेगा, चाहे मनाही का अर्थ निकलेगा। ये चार चीज याद रखना है आपको, तब आप आसानी से पहचान जाइएगा कि वाक्य जो है इंपेरेटिव सेंटेंस का है। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है? तो वाक्य को जब पढ़िएगा तो इच्छा का पता चलेगा, किसी आदमी की इच्छा व्यक्त उसमें रहता है वाक्य में, या आशीर्वाद रहता है, ब्लेस रहता है, या श्राप रहता है, गोसाए हुए हैं तो श्राप भी दे देंगे। तो तीन चीज का अर्थ निकलता है, इच्छा, आशीर्वाद, श्राप का अर्थ निकलता है, तो समझिए कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कोई आदमी आशीर्वाद दे रहा है कि तुम बहुत दिन तक जिंदा रहो, जीवित रहो, दीर्घजीवी हो। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू डाई, भगवान करे कि तुम मर जाओ। ये क्या हो गया? कोई आदमी है गुस्सा में है, श्राप दे रहा है, जाओ तुम मर जाओ। तो इस तरह से है इच्छा, आशीर्वाद, श्राप
का अर्थ निकलेगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस फर्स्ट जान जाइएगा। अब रह गया पांचवा और अंतिम है एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। इसको पढ़िएगा आप, इसमें खुशी हर्ष का पता चलेगा, उल्लास का पता चलेगा, शोक का भी पता चलेगा, संताप दुख का भी पता चलेगा, घृणा का भी पता चलेगा, प्रशंसा का भी पता चलेगा। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, अगर इस सब का अर्थ को आपको पढ़ने से पता चलता है कि इसमें हर्ष है, खुशी है, शोक है, संताप है, घृणा है, प्रशंसा है, तो आप समझिएगा कि ये सेंटेंस जो है वो एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है और इसको बनाना है। तो बना सब सेंटेंस के नरेशन में बनाने के लिए अलग अलग नियम है। कोई भी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक जैसा नियम नहीं है, केवल असर्टिव को छोड़कर, केवल असर्टिव सेंटेंस को छोड़ करके। अब आ जाइए, जैसे आप देख लीजिए उदाहरण, अलास, अलास मैंने हाय रे, हाय का अर्थ कब निकलता, हाय का बोलिए कब निकलती है, दुख में। अलास हाय रे, आई एम रियून्ड, मैं बर्बाद हो गया। दुख में बेचारा वो बोल रहा है अलास, अलास मैंने हाय रे, आई एम रियून्ड, मैं बर्बाद हो गया। हुर्रा, दूसरा सेंटेंस देखिए, हुर्रा मैंने वाह, वाह के अर्थ निकल रहा है, काहे वाह भाई, वी वोन दी मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। इस बात को पढ़ने से खुशी का पता चलता है, हर्ष का पता चलता है, उल्लास का पता चलता है। तो ये हुर्रा से धरा जाएगा आपको, हुर्रा मैंने वाह रे। फाई फाई, फाई फाई मैंने होता है छी छी, यू आर ए बैड बॉय, तुम एक गंदा लड़का हो, तुम एक गंदा लड़का हो। इससे क्या अर्थ निकल रहा है, घृणा का अर्थ निकल रहा है, तो उस लड़का से लोग घृणा कर रहे हैं। तो ये धरा जाएगा आपको फाई फाई से, फाई फाई मैंने छी छी, ऐसे लोग कहते हैं। इसका हिंदी होती है फाई फाई मैंने छी छी, यू आर ए बैड बॉय, तुम एक गंदा लड़का हो। हुर्रा मैंने वाह, वी वॉन दी मैच, हम लोग मैच जीत गए, खुशी का अर्थ निकल रहा है। अलास, अलास मैंने हाय रे, हाय का अर्थ निकलता है दुख में। आई एम रियून, मैं बर्बाद, रियून मैंने बर्बाद होना, ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस में है, मैं बर्बाद हो गया। ये आपको रहेगा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाइए, ऐसा वाक्य जिसमें पढ़िएगा तो लगेगा कि किसी भी बात पर जोर दिया गया है, वाक्य में कोई भी बात पर जोर दिया गया है तो वह वाक्य इम्फेटिक कहलाता है। पहले बोर्ड परीक्षा में मेक इम्फेटिक कह करके सवाल पूछा जाता था, मेक इम्फेटिक, मेक इम्फेटिक कह करके सवाल पूछा जाता था 2 या 3 नंबर के। अब तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन समझ लीजिए जानकारी के लिए, कंपटीशन टीआरई 4 में पूछा जा सकता है। तो इम्फेटिक सेंटेंस कैसा, ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि किसी भी बात पर जोर दिया गया, जोर दिया जाता है। जैसे डू वॉक एवरी डे, कोई आदमी है वो प्रतिदिन टहलता है, टहलने पर वो जोर देता है। जैसे ही रीड्स रामायण, डू ही डज रीड्स, रीड रामायण, ही डज रीड द रामायण, रामायण। अगर इस तरह से वाक्य है तो ही के साथ डज लग जाता है, वह रामायण पढ़ा करता है। पढ़ने के लिए तो बहुत से किताब है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, और भी बहुत से धार्मिक किताबें हैं धर्मानुसार, लेकिन सब छोड़ करके वो क्या पढ़ता है, रामायण पढ़ता है। रामायण पढ़ने पर जोर दिया जाता है। तो ये वाक्य जो हो गया वो इम्फेटिक कहलाता है, इम्फेटिक सेंटेंस। तो मेक इम्फेटिक पहले आता था, अब नहीं आता है, लेकिन शायद कंपटीशन में पूछ दे मेक इम्फेटिक, तो डू और डज लगाकर मेक इम्फेटिक हम लोग बना लेते हैं। कुछ नहीं करना है, डू और डज लगाना है और वाक्य इम्फेटिक बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे जरा सा देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए नियम है। इसमें कोई विशेष नियम है असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए नहीं। क्या करना है,
पहले के नियम जो चेंज ऑफ पर्सन पढ़े हैं, पर्सन जरूर बदलना है। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ेंगे तो दैट को प्रयोग करना है, और चेंज ऑफ टेंस को के नियम का पालन करना है। बस यही तीन गो नियम है, और इससे आपका असर्टिव सेंटेंस का वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना सकते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन बदल देना है। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ेंगे तो दैट लगा देना है। चेंज ऑफ टेंस पर ध्यान देना है। चेंज ऑफ टेंस का जो नियम है उसको आपको फॉलो करते हुए उस असर्टिव सेंटेंस के वाक्य को बना देना है, और कुछ विशेष नियम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए नहीं है। यही तीनों नियम का पालन किया जाता है। आगे हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो इसमें सब बदल जाएगा आपका। दैट का प्रयोग नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हटेगा, और भी नियम है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। नियम यहाँ से बदल जाएगा आपका सेंटेंस का। नरेशन बनाने का नियम जो पहले हम लोग पढ़े हैं वो बदल जाएगा। हालांकि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस रहेगा, लेकिन विशेष नियम आपका बदल जाएगा। कुछ विशेष नियम आपको जुट जाएगा, देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नरेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बंद करना है।